नमस्कार, मैं राघवेंद्र राजपूत जनता का राज न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो खबर है वो किसान आंदोलन से जुड़ी है। अब तक 40 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं और लगातार दिल्ली में डटे हुए। ऐसी सर्दी में किसान अपने परिवारजनों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनका कहना है तब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक वो लोग वहाँ डटे रहेंगे। हमारे बुंदेलखंड में भी कृषि कानूनों का विरोध तेज हो रहा है। हमारे यहाँ भी किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। कई सारे गांवों से आज रात तहसील में किसान जाकर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उनका धरना अनिश्चितकालीन है। विस्तृत रिपोर्ट देखते वक्त शुरुआत में आपको एक अन्नदाता की कुछ पंक्तियों पर गौर करना होगा। सुनिए उस अन्नदाता से किस तरीके से उन्होंने बताया कि आप नेता कैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ उनकी और भी पंक्तियों पर गौर करिए और देखिए विस्तृत रिपोर्ट। दो लाइनें और सुनाइए। तो मुझे एक किसान भाई ने मेरी ज़रा दो लाइनें पेश कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारी लाइन जो पेश कर देता हूँ कि प्यार का मतलब हबीबों से पूछो, और दुश्मन का मतलब रकीबों से पूछो। कुछ लोग खाते पीते हैं काजू पिस्ता, और एक रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। एक रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। आदर अनादर मेहमानों से पूछो, और सीमा की हालत जवानों से पूछो। आदर अनादर मेहमानों से पूछो, और सीमा की हालत जवानों से पूछो। कुछ लोग नेताओं को सिक्कों से तौल देते हैं। कुछ लोग नेताओं को सिक्कों से तौल देते हैं। और कर्जा कितना है किसानों पर, ये किसान से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने रोटी लिखी। इसमें रोटी की कीमत मैं बताता हूँ कि रोटी के लिए लोग देश और विदेश जा रोटी के लाने नर बहुत साथ खोटी है, और रोटी के पाछू सूरवीर तलवार का है, और रोटी के पाछू नर होत बोटी बोटी है, और रोटी के पाछू लोग संतन को बेच धरे, और लोग रोटी के पाछू रंडी नाची खोल चोटी है, और रोटी को मात्र सारा जग जान लो, हर बात छोटी और सबसे बड़ी रोटी है। भारतीय किसान चलिए हम लोग यहाँ पर नेता ये कहते हैं नेता कैसे होते हैं। मैंने कहा ये नेता ना तो किसी फैक्ट्री में बनते हैं, और ना ये नेता किसी डाली से टपकते हैं। नेता बनने की एक दवा होती है। अगर जो लोग ये दवा खा गया वो नेता बन गया। बशर्ते वो दवा सूट करने पचने की है। वो नेता बनने की दवा मैं बताता हूँ नेता कैसे बनता है। दवा अगर जिसको लेना हो पूरी दवा बताता हूँ। 100 ग्राम दल बदल की पत्ती, 150 ग्राम रिश्वतखोरी की छाल, 100 ग्राम दंगा फसाद की जड़, 100 ग्राम बेशर्मी का बकला, 100 ग्राम धोखाधड़ी की जड़, 100 ग्राम अय्यासी का रस, 150 ग्राम दलाली की पत्ती, 500 ग्राम झूठे बाजे, 100 ग्राम भ्रष्टाचार की गुठली। इन सबको पीस करके छोटी छोटी गोलियां बना लें। एक गोली सुबह शाम देसी दारू इंग्लिश दारू के साथ खाएं। परहेज गोली खाने के बाद ठीक 12 घंटे तक किसी की भलाई पर ध्यान न दें, बस आप नेता बने। आशा करते हैं। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज न्यूज चैनल में स्वागत है। यहाँ पर जो किसान है पूरी तहसील के क्षेत्र भर के किसान यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो 3 कृषि एक्ट सरकार लाई है उसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ एक किसान है हमारे बीच में बैठे हैं, उन्हें कुछ पंक्तियाँ आप सब तक पहुँचानी है। तो सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। हाँ, अपनी पंक्तियाँ सुनाइएगा। देखिए, जैसा कि कई बार मैंने सुना है मोदी जी हर बात मन की बात कहते हैं। मेरे मन की बात सुनो, मेरे मन की बात सुनो। तो उसी बारे में मैंने लिखा है कि तेरे मन की बात बहुत सुनी मोदी, अब कुछ बात दिल की करो। तेरे मन की बात बहुत सुनी मोदी, अब कुछ बात दिल की करो। अरे किसानों की करो बात, इस काले बिल की करो। अरे किसानों की करो बात काले बिल की करो। जब देखो तब मन की बात करता है, कभी तेरा मन नहीं भरता है। अब बिल वापस क्यों नहीं करता, क्या अंबानी से डरता है? जब देखो तब मन की बात करता है, कभी तेरा मन नहीं भरता है। अरे बिल वापस क्यों नहीं करता, क्या अंबानी से डरता है? अरे याद पुलवामा की करो, याद करगिल की करो। अरे बात किसानों की करो और बात इस काले बिल की करो। बात किसानों की करो, बात इस काले बिल की करो। अरे ये कोरोना नहीं जो ताली बजा दो थाली बजा दो।
अरे कोरोना नहीं, अरे ताली बजा दो, थाली बजा दो और गरीबों की झोपड़ी जलाकर अमीरों के बंगले सजा दो। गरीबों की झोपड़ी जलाकर अमीरों के बंगले सजा दो। बात खेत खलिहान की करो, बात खेत खलिहान की करो, ना अंबानी की महफिल की करो। अरे किसानों की करो बात, काले बिल की करो। किसानों की करो बात, काले बिल की करो। ना हमें आमदनी दोगुनी चाहिए, ना प्राइवेट मंडियां चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना हमें आमदनी दोगुनी चाहिए, ना प्राइवेट मंडियां चाहिए। हमें तो अपने घर की देवियां भली, तेरे इस कोठे की ना रानियां चाहिए। इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा? इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा? याद उस मंजिल को करो। अरे किसानों की करो बात, इस काले बिल की करो। किसानों की करो बात, इस काले बिल की करो। कहता है जब मेरा मन होगा, जब मेरा मन होगा तब बिल में संशोधन होगा। कहता है कि जब मेरा मन होगा तब बिल में संशोधन होगा, और जब देश बगावत कर बैठेगा तो फिर क्या ठन ठन होगा। जब देश बगावत कर बैठेगा तो फिर क्या ठन ठन होगा। अरे किसानों की करो बात, इस काल इसीलिए तो कहता हूँ बात किसानों की करो, ना उसके कातिल की करो। अरे किसानों की करो बात, इस काले बिल की करो। अरे किसानों की करो बात, काले बिल की न करो। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो किसानों के कंधों पर टिकी होती है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। सभी किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, पूरे देश भर के किसान दिल्ली में हैं। और यहाँ हमारे बुंदेलखंड के किसान हैं, सब क्षेत्र भर के किसान हैं जो है तहसील में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सभी किसान इकट्ठे हुए, इनकी और भी कोई समस्या है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो सभी से एक सवाल पूछता हूँ मैं, जो ये बिल है, सबसे पहले तो इन तीन, अब बिल तो कानून बन चुके हैं, तो इन तीन कानून में सबसे बड़ी खामियां क्या है, या किसानों को क्या डर है, किस चीज़ का डर है, संक्षिप्त में या आप रखिएगा बात अपनी। देखिए, मैं बुंदेलखंड महासचिव भारतीय किसान यूनियन। सबसे पहले तो ये है कि जो कानून बिल है, जैसे इन्होंने, हम चाहते हैं कि जो भी मान लो घर का मुखिया होता है तो बहुत अच्छा काम करता है, घर के मान लो, इस तरह से हम कहते हैं इन्होंने खूब अच्छा कानून बनाया। प्रधानमंत्री, हम नहीं कहते हैं गलत कानून बनाया। अगर वो हमको पसंद नहीं है तो हम कहते हैं वापस लो। जिस तरह से हम घर के, हम मुखिया होते, घर के अगर हम बाजार जाते तो अपने बच्चों को कपड़े ले आते हैं, अपनी बीवी को कपड़े ले आते हैं। अगर हमारे बच्चों को कपड़े पसंद तो हम वापस करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको कहते हैं जाइए अपने मन के कपड़े ले आओ। इसी तरह से अगर इन्होंने कानून बनाया है तो जो वापस करो। हमारे जो मुख्य मांग है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट इनको लागू करना चाहिए, जो हम 1955 से मांग कर रहे हैं। आज तक इन्होंने वो रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? इन्होंने जो अलग से ये कानून क्यों बनाया? और फिर ये कोरोना काल में इन्होंने हमको मान लो इस तरह से किया है, जिस तरह से हमको ये भिखारी बना रहे हैं। अरे हम पूरे देश को खिलाते हैं, हम पूरे देश के राजा हैं, मगर इनको हमसे सलाह लेकर के कोई कानून बनाना था। और हमारी अगर जो चीज़ हमें ना चाहिए तो ये हम कुछ क्यों जरूरत? सर, सबसे बड़ी तीन कमियां इन जो तीन कानून है, सबसे बड़ी कमियां आप सबकी नज़रों में क्या है? हम बता रहे हैं। हाँ, अब नहीं तो सबसे बड़ी क्या है, जो एकाध कार मार्केट में हो जाएगा, जो असीमित भंडारण का जो कानून बना है, एसेंशियल कमोडिटी है हाँ। 1955। हाँ। तो उसमें क्या है कि जब असीमित भंडारण का अधिकार किसी को मिल जाएगा तो वो एकाधिकार हो जाता है। जैसे अभी जियो की सिम देखी आपने, जियो ने क्या किया कि पहले फ्री बांट दिया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, सब बैठ गया। फिर क्या करते हैं, वो अपने अनुसार फिर रेट तय करते हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले तो कुछ 1-2 साल ज़्यादा महंगा खरीदेंगे, तो जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार समाप्त कर देंगे, उनकी पूंजी समाप्त कर देंगे, मंडी समाप्त। फिर क्या करेंगे ये कि अपने रेट पर खरीदेंगे, अपने रेट पर खरीदेंगे कि हम तो इस रेट पर लेंगे, क्योंकि अब चूँकि और व्यापारी बचे नहीं, तो मजबूरी में किसान जो है बेचेगा या नहीं बेचना है तो अपना सड़ा या फेंक दे। सर, एक सवाल और। हाँ। ये सरकारी नुमाइंदे हैं, वो कह रहे हैं APMC मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी, तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं ये जवाब दूंगा, मंडियाँ ख़त्म, ये कह रहे हैं मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन मंडियाँ ख़त्म करने का पूरा इन्होंने सिस्टम बना दिया है। मंडी सिस्टम ये बना दिया है कि जब मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ महंगा खरीद लेंगे। तो जब महंगा खरीदेंगे वो, तो वहाँ किसान को तो 2 पैसे मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, तो मंडी में क्यों जाएगा? तो इस प्रकार से मंडी को समाप्त करने का, कह तो रहे हैं कि मंडी समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन क्रिया वो है जिससे मंडी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, मोदी ने जो किया है अभी तक, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिणाम देखा? प्रतिवर्ष जो है हज़ारों करोड़ जो है
व्यापारी वो उद्योगपति कमा रहे हैं, बीमा कंपनियां कमा रही। मेरे पास यहाँ पर जब सूखा पड़ा था, मैं उदाहरण बता देता हूँ, मैंने RTI मांगी थी, तो उसमें क्या है कि सूखा के माने हैं केंद्र सरकार का जो माने कि 33% क्षति, तो कम से कम 33 गुना किसानों को मिलना चाहिए पैसा कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, जो किसानों का प्रीमियम है खरीफ का 2% और रबी का 1.5%, तो जो प्रीमियम है उसका चौथाई हिस्सा नहीं बांटा। तो इससे आप क्या समझे? बिल्कुल सर, एक चीज़ और कहूँगा मैं, मान लीजिए MSP सर का सभी से सवाल है, जो कोई देना चाहे जवाब दीजिएगा कि MSP ये सरकार MSP तय करती है, मान लीजिए गेहूं का 1950 है जितना भी तय कर दिया उसने, और जब आप मंडी भी है, जैसे मंडियों की जैसे कह सकते हैं आप कुछ भी, जैसे कमी कह लें कुछ भी कह लें, 1950 रेट MSP तय होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जब किसान जाता है बेचारा, उसे मजबूर है, घर में शादी है कुछ है, उसका माल 1400-1500 में ख़रीदा जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या मंडी सिस्टम में जो ये कमियाँ हैं इनको भी दूर होना चाहिए? नहीं MSP जे भारत सरकार ने राज्य सरकारों को दिया था। केवल 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जो MSP पे खरीदता है किसान 95%। आपका नंबर 1 पे पंजाब, दूसरे नंबर पे हरियाणा, और पूरे भारत का जो किसान है MSP पे मात्र 6% किसान ही बेच पाता है, जो शक्तिशाली हो, मजबूत होता है, और जिसके संबंध व्यापारियों से या अधिकारियों से होते हैं वो ही बेच पाता है। यही तो किसान चाहता है कि MRP, जो यदि फैक्ट्री से कोई एक जो आपका मोबाइल बना तो उसकी ज़मीन, उसकी मशीनें, उसके इंजीनियर, उसका MD और उसका मालिक जो फ़ायदे, वो फ़ायदे लेकर के फिर उसकी MSP बनती है। उसी प्रकार से MSP हमारी बनना चाहिए कि किसान खेती करता है, डीजल खर्च करता है, मेहनत खर्च करता है, मजदूरी उसमें काम करता है, तो उसका कितनी कॉस्ट हुई उस MSP पे ही बिकेगा। उसी के लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं, चाहे हमारे दिल्ली को घेरे किसान हो और चाहे यहाँ हम बैठे हो, उसी के उस मेरा ये कहना है जो MSP है, मैं बताऊँ, MSP जो ये कहती है, सरकार कहती है कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि स्वामीनाथन ने 2 प्रकार से किया था, A2 और C2। C2 में जो है उसके आधार पर नहीं दे रहे। C2 में क्या है कि ज़मीन जो होती है उसका रेंट वो नहीं जोड़ा गया, जो मशीनरी का हम प्रयोग करते हैं उसकी घिसावट, जो उसकी वैल्यूएशन कम होती है उसको नहीं जोड़ा गया, और जो महंगाई है वो भी नहीं जोड़ी गई है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल जो था, फिर से सुनिएगा। MSP में देखिए, MSP में क्या है, MSP में ये व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। व्यापारियों को फ़ायदा ये पहुंचता है कि मंडी में जब जाता है किसान 4 दिन खड़ा है, वो सोचता है यार मैं 4 दिन कहाँ खड़ा रहूँगा, तो जो सस्ते रेट पे होगा उसको बेच देता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी होती है खरीद वाली, तो उनको जो है कमीशन देते हैं। इस प्रकार से किसानों का शोषण होता है। दूसरा, व्यापारी को जब अपना कोई माल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि MSP के रेट के आधार पर बनाते हैं, खरीदते सस्ता है लेकिन MSP रेट पर बनाते हैं। तो ये इसका जो है व्यापारियों को और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। अगर ये कानून बन जाएगा तो फिर उनको जो है फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, इसलिए ये नहीं बना रहे। बिल्कुल। एक सवाल सभी किसानों से, अगर जो सुन रहे हो, जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान है, वो MSP पर अपनी जो फसल है वो बेच सकते हैं, बेच देते हैं, और तो क्या हमारे किसान इतने कमज़ोर हैं कि अपनी फसल MSP में, क्या कारण है? क्या लगता है आपको, क्या कारण लगता है आपको कि हमारे यहाँ के किसान जब 1950 सरकार ने तय किया तो क्यों मजबूर हो जाते हैं 1400-1500? ऐसा है, हम जिलाधिकारी से और प्रमुख सचिव एग्रीकल्चर से, आज भारत सरकार में प्रमुख सचिव बैठा है अग्रवाल, वो हमारी समिति का, एक समिति में वो आता था, उसका प्रमुख सचिव था। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने इनके राज्य की एग्रीकल्चर फार्म हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे भारत सरकार की हों, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 25 साल से घाटे में चल रही वो। जहाँ सही समय पे खाद, बीज, सारी जुताई, बखराई, पानी के लिए ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि वैज्ञानिक, फिर 25 साल से इन सरकारों को क्यों नहीं पता चल रहा कि हमारे एग्रीकल्चर फार्म घाटे में चल रहे हैं 25 साल से? क्या कारण है कि 25 साल से घाटे में चल रही है? कौन माई का लाल कैसा है कि किसान फायदे में है, जब इनके एग्रीकल्चर फार्म ही घाटे में है, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो भारत सरकार का, जहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं, तो फिर कौन कहता है मैं कल आपको ये पूरा दे दूंगा रिपोर्ट, मेरे पास है,
बिल्कुल सर। सारी रिपोर्ट मेरे पास है। तो मैं कहता हूँ कि जो जिला कृषि अधिकारी है, चाहे एग्रीकल्चर का जो भी अधिकारी हो, चाहे जिला अधिकारी हो, मैं सबको ये चुनौती देता हूँ कि तुम बता दो किसानों को कितना तुम असली बीज देते हो, कितना नकली बीज देते हो, कितनी असली खाद देते हो, कितनी नकली खाद देते हो। जब तुम्हारे एग्रीकल्चर फार्मों में एक विधानसभा के बोने लायक ओरिजिनल बीज पैदा नहीं होता है, तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, तो 402 में तो फर्जी बीज बबेगा कि नहीं बबेगा? हाल ही में ओरिजिनल, जब ओरिजिनल बीज है ही नहीं, यहाँ पैदा ही नहीं हो रहा हुआ है, तो यही किसानों का मैंने पकड़ा। यहाँ पे जो ये किसानों को बीज उत्पादक बनाती है सरकार, ये एग्रीकल्चर के अधिकारी, पूरे राठ क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर का उत्पादक बनाया था, वो था धगवा का साहू। उसकी पत्नी का नाम था दीपमाला, और ये पति का जो कुछ भी नाम हो, ये दो थे 6-6 हेक्टेयर में मशहूर किए थे। और इन्हें इतने बड़े एरिया में लुधियाना में और कोई किसान नहीं मिलो, अब वो भी बलकट की ज़मीन लेके हूँ बीज उत्पादन कर रहा हूँ, तो जिसके पास न ट्रैक्टर आ, न ट्यूबवेल आ, कुछ नहीं आ, वो कहाँ से बीज बनाएगा? तो देखो ये सरकारें करती हैं कि जो बीज जो हमारा गल्ला मंडी में जाता है, चाहे वो जो जिनसे जाए, उसका इन्होंने दूषण किया, पॉलिश किया। एक सर्टिफाइड संस्था है जो 5 और 10% रिश्वत लेकर के अपना टैग लगा देती है, वही बीज गोदामों में बीज आता है बिकने के लिए, हमारा बीज। ये प्रमाणित चीज़ें हैं हमारे पास। ये खामियां कैसे दूर होंगी सर? ये खामियां बगैर क्रांति के दूर नहीं होती। बगैर क्रांति के किसी देश में आज़ादी नहीं मिली, न कोई प्रदेश बना, न कोई देश आज़ाद हुआ। तो हमें ये गोरे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के भगा दिया, लेकिन ये देश के जो काले अंग्रेज़ हैं, इन्हें भी हमें कुर्सी से भगाना पड़ेगा। ना भाई ये पता नहीं है कि 5 साल के लिए बने हो, ज़्यादा नहीं बने हो, पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए तुम। तो ये किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जब इनके एग्रीकल्चर फार्म घाटे में है, तो किसान को उसी हिसाब से एमएसपी तय करिए आप। 6% में क्या होता है, एक किसान के पास 100 कुंटल गेहूँ पैदा हुआ और 6 कुंटल आप खरीदेंगे, तो वो 94 कुंटल कहाँ डालेगा? कम से कम अगर तुमको गल्ला ही खरीदना है तो 70% एमएसपी पे खरीदो। और फिर आप लोगों ने देखा होगा, चाहे मटर की खरीद हो, चाहे मसूर की खरीद हो, चाहे आपके उड़द की खरीद हो, चाहे जिस चीज़ की खरीद हो, इतनी लंबी लाइन लगती है, इतने बड़े बिचौलिए आ जाते हैं कि वो मंडी वालों का सब खरीद लेते हैं और किसान अपना बेचारा बैठा रहता है। ये कैसे सुधरेगा? ये सरकारों को सुधारना चाहिए, ये ना सुधारेंगे, ये डंडे से मानेंगे। जब किसान जाग रहा है ये, तो यही नमूना है ये इनको जगाने के लिए। और ये जिस दिन किसान जाग जाएगा, अरे मोदी तेरी बपौती नहीं है, ये सरकारें आती जाती हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब से 1950 से सरकारें बन रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन इतना किसानों के प्रति बेदर्द कोई हाकिम नहीं हुआ जितना ये मोदी है। इतना कोई नहीं हुआ। इसे क्या ज्ञान है? गृहस्थी चलाने का मोदी को, योगी को कोई ज्ञान है क्या? इससे अच्छा तो हमारी घर की महरें जो औरतें हैं वो गृहस्थी चला लेती हैं। राणा भाड़ा आदमी, ये इन्हें गृहस्थी चलाने का क्या ज्ञान है, बता दूँ जरा। औरतें बता देती हैं कि हमारे घर में 4 कुंटल गेहूँ लगेगा, 1 कुंटल दाल लगेगी, इतनी सब्जी लगेगी, ये पूरी साल का बना के रखती कि नहीं रखती हैं? और इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। जो इनने मुंह से कहो मन की बात। अरे तेरी मन की बात बहुत सुनी यार, तुम भी तो किसानों की मन की बात सुन ले। इन्हीं किसानों ने बनाया है। तुम अधिनियम पे हम भी कहेंगे। तो देखो देख मेरा बीज अधिनियम 1966 में बना था। बीज अधिनियम में क्वालिटी कंट्रोल भी बना हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। और बीज जब नकली आ जाता है और किसान को बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है, किसान बर्बाद हो जाता है, तो इसकी भरपाई का कोई प्रावधान आज तक नहीं है। केंद्र सरकार को अगर किसानों का भला करना था तो बीज अधिनियम में संशोधन ये करते कि अगर नकली बीज होता है, किसान का उत्पादन नहीं होता है, तो उसकी जो औसत उत्पादन है उसकी भरपाई किसान को देता, क्षतिपूर्ति होती। ऐसा है, जब तक इस देश में किसान आयोग नहीं बनेगा जिसमें 80% किसान, चाहे जिले में किसान आयोग बने, चाहे प्रदेश में बने, चाहे पूरे देश में बने, चाहे प्रदेशों में बने, 80% किसान
10% मंडी के व्यापारी, 5% अधिकारी और 5% कृषि वैज्ञानिक और 3 फसलों का 4 फसलों का जहाँ जो प्रांत में फसल होती है जाकर के वो पूरा आयोग पूरा फील्ड पे जाकर के मुआयना करे कि कितना लागत मूल्य ला रहा है, कितना लागत मूल्य ला रहा है और कितना किसान को दिया जाए। ये तो बातें करके दे देते हैं। मैं कहता, मैंने सबसे बड़ी बात कह दी कि 25 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के जितने फार्म हैं, चाहे भारत सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उत्तर प्रदेश में, ये गारंटी से कहता हूँ मैं, अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो मुझे मौत की सज़ा मंजूर है कि 25 साल से घाटे में चल रहे। क्यों घाटे में चल रहे भाई? तुम्हारे एग्रीकल्चर फार्म क्यों घाटे में चल रहे? एक सवाल और है सर, इसी आंदोलन से जुड़ा है। मान लीजिए किसान काफ़ी टाइम हो गया, 32-33 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं, वहाँ पर दिल्ली में डटे हुए हैं। हाँ। तो सरकार अपनी तरफ अड़े के, किसान अपने जगह अड़े हुए हैं। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? इसका देखो ऐसा है समाधान, जब इस देश में किसान न रहेगा तो वो समाधान कर ले अपना, नहीं तो जब तक डटे हुए चुनौती ही है। देखिए, जब किसान जागेगा तो अन्याय भ्रष्टाचार भागेगा। अगर 10 तारीख तक जो हमारा कानून वापस नहीं करते हैं तो हर घर से, बुंदेलखंड से या पूरे देश से हर घर से 1-1, 2-2 किसान जाएंगे, महिलाएं जाएंगी और इनको भस भर देंगी सरकार को। इनको हमारे कानून वापस लेना होगे। जो हमारे किसानों का नारा अभी देख रहे 10 दिन तक, और अगर नहीं करते। दिल्ली में लगभग 40 से 45 किसान की मौत हो चुकी है, मर चुके हैं, कई आत्महत्या कर चुके हैं। और यहाँ पे भी पुलिस है बड़े मुश्किल से अलाउ नहीं करती है कि हाँ ऐसे आप आइए, तहसील में बैठिए। तो क्या लगता है आपको, सरकार इसको देख रहे हैं किसान अभी, और नहीं तो 26 जनवरी के जो परेड होती है वो किसानों की परेड निकलेगी, चाहे गोलियां चले, और किसान जाएगा ट्रैक्टर ले भर के। इनकी परेड गवर्नमेंट की नहीं निकलेगी, भारत सरकार की, किसान की परेड निकलेगी और क्रांति होगी। जब अशफाक उल्लाह ने काकोरी कांड पढ़िए, सबसे पहले जब फांसी के फंदे पे जाने लगा था तो उसने कहा था कि न हम चोर हैं, न डाकू हैं, न बदमाश हैं। ये गोरे आका लोग, जो किसान रात दिन मेहनत करता है, उस पर उसका हक नहीं होता है, उसका हक नहीं होता है। और हम इसीलिए देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, इन गोरे आकाओं को भगाना चाहते हैं। ये अशफाक उल्लाह के शब्द हैं काकोरी कांड में। तो उसी तरह अब ये हमारे काले आका लोग आ गए, यही हमें मारने डाल रहे। गोरे तो मार ही रहे थे, ये उनसे ज़्यादा मार रहे हैं। तो अब ये किसान की गहराई की, किसान की परीक्षा किसी भी सरकार को नहीं लेनी चाहिए, किसी भी सरकार को नहीं ले। जब हम 70% किसान है, मजदूर हैं 80%, तुम कर का लोगे? अरे भाई, कब तक तुम कंप्यूटर से तुम बेईमानी करोगे? कब तक तुम जीतोगे? अरे इससे जीत जाओगे तो जब किसान जाग जाएगा। अगर रात का किसान, ये समझो, रात का किसान पूरा निकल के सड़कों पे आ जाए, अपने दोरे में खाना बनाने लगे, पूरा रात जाम हो जाए। और अगर सेना वाले आ जाए तो सेना रोड जाम हो जाए, फिर वहाँ जराखर आगो, सब आगो। इसी तरह हमीरपुर वाला रोड है, चरखारी वाला रोड है, महुआ वाला रोड है, सारे रोडों के किसान अगर निकल करके आ जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे तो इनका जाम हो जाएगा। नहीं तहसीलदार साहब, SDM साहब तहसीली से न कर पाएँ। बताओ सर, एक चीज़ और सबसे प्रश्न पूछूंगा मैं। बुंदेलखंड की मुख्य बात है, दलहन का क्षेत्र है, लेकिन मटर का MSP लागू नहीं, MSP कुछ नहीं। और जहाँ तक देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर किसान घाटे में खेती करता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पास आंकड़े हैं ज़िले के, उड़द में 23,000 की लागत आती है, उत्पादन उसमें 13,000 का होता है, 10,000 का घाटा होता है, और उत्पादन उसमें 2 कुंटल 25 किलो दिखाया जा रहा है। तो जब यहाँ किसान घाटे की खेती करता है, जब हम आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो फायदे का कैसे बनता है? ये अहम प्रश्न है। बिल्कुल, एक सवाल सभी किसानों से है, ये इतना बड़ा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का है। जब यहाँ का किसान घाटे की खेती करता है, और मेरे पास लिखित प्रमाण है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उड़द का, रबी की फसल का, खरीफ की फसल का सारा दोनों फसलों का किसान घाटे में खेती करता है, लागत ज़्यादा है और आय कम है। तो जब सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो यही तहसील जो है कहती है घाटे में खेती करती है, और यही जब आय प्रमाण पत्र बच्चे बनवाते हैं तो उसका फायदे का दिखाते हैं, लाखों की फायदा होती है। कैसे हो रहा है ये अन्याय? कैसे होगा? बिल्कुल। इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई किसान ठीक है, घाटे की करे फायदे, तुम अपनों का ही नहीं दिख रही आओ। तुम्हारे एग्रीकल्चर फार्म तो राठी वालों है। वो नहीं, नहीं सुन तो लो पहले, नहीं सुनो नेताजी, नहीं
जब ये कोई ऐसी पार्टी है जिसने किसानों का साथ दिया, बताएंगे आप लोग? कोई ऐसी पार्टी जिसने किसानों का साथ दिया हो? राजनीतिक पार्टी देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई भी चुनाव आता है तो चाहे जो पार्टी हो, किसानों मजदूर की बात करती है सबसे पहले, कोई भी पार्टी हो। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जो ठेकेदारों की बात करते हैं, जो सांसद हो चाहे विधायक, जो ठेकेदार सबसे ज़्यादा कमीशन दे उनको पैसा देते हैं। किसान और मजदूर को भूल जाते हैं। हमारे किसान और मजदूर को जब तक खेत और खलिहान को पानी नहीं मिलेगा, उनको सही रेट नहीं मिलेगा, जब तक हमारा किसान संपन्न नहीं होगा। दूसरा एक अन्याय और हो रहा है। देखिए एक मिनट, देखिए दूसरा अन्याय क्या है। MSP केंद्र सरकार एक लागू करती है, पूरे देश में लागू होती है। उत्तर प्रदेश में उन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है जिनको सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। वो निजी ट्यूबवेल लगवा करके सींच रहा है, वो बिजली का बिल देता है। बाकी का जो जिससे नहर प्रणाली सिंचाई होती है वो फ्री है, सरकारी ट्यूबवेल की फ्री है। तो ये भी एक अन्याय है, जो ये असमानता है, ये संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और देश में जो प्रदेश सरकार है ये दोहरी नीति अपना रही है। ये किसान को तो निजी, और चूँकि MSP भी तो एक ही मिलेगी तो उस समय भी उसको घाटा होता है। एंकर महोदय जी, अभी आपने पूछा कि कौन सी पार्टी ने किसानों का कितना भला किया। किसी भी पार्टी ने आज तक कोई भी पूरे जितने 26 प्रदेश हैं इस देश में, कहीं भी किसानों को किसी भी सरकारों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं तो समझता हूं कि जिस दिन किसान जाग जाएगा उस दिन किसानों का विधायक होगा, किसानों का सांसद होगा, किसानों की सरकार होगी। ये आप देख लेना, ये बहुत जल्दी होने वाला है यदि इसी तरह से ये सरकारें अपना रवैया अपनाए रहें। और कोई किसान कुछ कहना चाहेगा? सभी लोग अपनी बात रखिएगा। सभी लोग किसान जो बिल पास हुए हैं उसमें जो है एक अहम पॉइंट वो दे दिया है कि सिर्फ जैसे पूंजीवाद माल खरीदते हैं, भाव तय करते हैं, और इसमें प्रावधान है कि 3 दिन में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अगर 3 दिन में खाते में पैसा नहीं आता है तो आप SDM तक जा सकते हैं, वो 1 महीने तक करेगा। ये न्यायपालिका का तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। मेन पॉइंट इसमें सरकार राजी हो रही है, कुछ हद तक कह रही है बात। क्या राजी हो रही है? लोकतंत्र का तरीका है न्यायपालिका का अंग खत्म ही कर दिया है। जब तक राजी नहीं होगी सरकार, जब तक राजी नहीं होगी, जब तक हम किसानों के प्रति धरना धरते रहेंगे, किसान एकजुट होकर चाहे मरे चाहे गले, यहाँ से धरना खत्म नहीं होगा। अनिश्चितकालीन धरना धरेंगे। जय जवान जय किसान। जैसे SDM के यहाँ होगा वो तो जो है, जैसे दिल्ली किसानों को धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, ऐसे ही जब पैसा SDM के यहाँ से सुलझेगा तो यहाँ फोर्स लगा दिया जाएगा, किसान यहाँ नहीं घुस पाएगा। तो किसान के खाते में तो पैसा कहाँ से डालेगा? न्यायपालिका। और भी किसान जो कुछ कहना चाहे आ सकते, बैठे बोलेंगे। हाँ बोलिए, खड़े हो जाओ ना। ठीक है, ये लीजिए। देखो, जो यहाँ पर सारी बातें केवल कागजों पर होती है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे फसल बीमा है, अभी मैंने 14 सितंबर को SDM साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ 80-90% दलहन तिलहन में नुकसान हो गया, तो और आप मतलब राज्य सरकार को भेजिए जिससे किसानों को बीमा मिले। लेकिन आज तक इन्होंने नहीं भेजा। मैंने RTI के तहत मतलब ये सूचना मांगी थी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ी वो बाद में देख लेंगे। हाँ, मैंने पूछा था कि आपने जो क्रॉप कटिंग कराई है, कौन से गांव ने, कौन से ऑफिसर ने की है, किस लेखपाल ने की है, किस किसान के यहाँ की है, और उसमें कितनी मजदूरी दी गई है, कृपया उसका मतलब नाम और मोबाइल नंबर दीजिए। आज तक उन्होंने दिया। मैंने अभी जो तहसील व्यवस्था उसमें DM साहब को भी यही दिया था, और उन्होंने DO को दिया था कि आप आपका कहना क्या है कि अधिकारी ढंग से बात नहीं सुनते? हाँ, अधिकारी बिल्कुल ढंग से बात नहीं सुनते। ये हुआ फसल बीमा का। तो बताइए, जब ये अपनी यहाँ क्रॉप कटिंग नहीं दिखाएंगे, इतना नुकसान हुआ, फसल बीमा कहाँ से मिलेगा? अब आता है मतलब किसान सम्मान निधि, जो कहते हैं ये किसानों को मिलेगा। तो यहाँ ऐसे कम से कम 7,000 किसान हैं ज़िले में जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही। मैंने कई बार फार्म भरा और लोगों ने नहीं किसान सम्मान निधि आई। सरकारी लोगों, जो अधिकारियों ने ये गौर करना चाहिए कि ये किसान की, इनका दावा है कि 7,000 से ऊपर किसान है इस क्षेत्र में जिन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। सरकार अगर दावा कर रही है कि हर किसान तक हम सम्मान निधि पहुँचा रहे हैं, तो इस बात पर उन्हें गौर करना चाहिए। और देखिए, तीसरे नंबर, थोड़ा एक मिनट से, तीसरे नंबर सर, किसान क्रेडिट कार्ड में इस हमारी मतलब केंद्र सरकार कहती है कि 4% ब्याज लगेगा,
जबकि वास्तव में वहाँ 10% ब्याज लगता है। मेरा खुद लगा है, मैंने मतलब कि इसमें RTI में उसको डालना है। और दूसरा है वहाँ पर जैसे रिश्वतखोरी होती है जैसे किसान कार्ड बनाने में, तो अधिकारी इस पर ध्यान दें हैं। और चौथा है बिजली। यहाँ बिजली इतनी कम इस साल दी, जिनके निजी ट्यूबवेल लगे हैं उनको उनकी भी सिंचाई नहीं हो पाई। बताइए आम किसान क्या करेगा? बिल्कुल इनकी बातें सुनी हमने, जैसे बिजली का बिजली बिलों के बारे में बात की, साथ में भ्रष्टाचार के बारे में बात की। तो अधिकारियों को भी इन बातों पर गौर करना चाहिए। आई थिंक सुन रहे होंगे SDM सर जो है। देखो पांचवी हमारी समस्या है गायें। आप मतलब इन्होंने गौशाला बना दी। मैंने इनको कहा मतलब कि गौशाला को आप आत्मनिर्भर बनाइए, ना तो इस सरकार भरोसे रहे न किसान भरोसे है। मैंने कहा था उसके चारों तरफ आप सूबोल के पेड़ लगाएं जिससे गायों को हरा चारा मिले। इसके बाद उसमें गोबर गैस प्लांट बनाए जिससे गैस मिले, गैस भी बेचिए। इसके बाद आप बर्मी कपूर बनाए जो 10 रुपये किलो मतलब बिकती है। और वहाँ जो मतलब वो गाय मूतती हैं उसका मतलब एकत्रीकरण किया, वो भी बिकता है। तो ये लोग मतलब गाय को मतलब हमारे लिए मुसीबत बनाना चाहते हैं और गौशाला को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल, ज़्यादातर क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की बात करूँ मैं तो ज़्यादातर गौशालाओं में कई गायें रोज मरती हैं, कोई ध्यान नहीं देता है ज़्यादा। तो सरकार को इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। चलिए हम बताइए। देखिए अभी मेरा यहाँ के अधिकारी सम्मान से बात नहीं करते। अभी मैंने SDM साहब के यहाँ गया था। मैं साहब हमारे गौशाला में बड़ी समस्या है, तो उन्होंने बेटियों को फ़ोन लगाया तो बेटियों कह रहा है वो तो फ़ोन करता ही रहता है। और यहाँ पर अब आती है MSP वाली बात आती है। तो मेरा चना मतलब घुन गया, लेकिन यहाँ पर मतलब कांटा नहीं लगा। और मैंने DM से बात की, मैंने SDM से बात की, मैं बात करके थक गया, लेकिन मेरा मतलब चना MSP पर नहीं बिका। बहुत ही परेशान है, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग सुन रहे होंगे। तो इनकी बातों का निस्तारण होना चाहिए। मैं चलता हूँ युवाओं के पास, युवाओं से जानता हूँ इस बिल के बारे में, इस एक्ट के बारे में, कानून के बारे में। हाँ, तो ये 3 कानून जो बने हैं, सबसे पहले तो जितनी जानकारी आपको इन कानूनों के बारे में वो बताइए। उसके बाद ये कानून क्यों गलत है किसानों के लिए, आपकी अगर कुछ अलग राय हो तो वो भी रखिएगा आप। राय तो हमारी कोई नहीं है। जितने हम बेरोजगार युवा हैं, हम सब लोगों को अभी तक कोई काम नहीं था, लेकिन अब हमें एक काम मिल गया है। इसके लिए हम तन मन धन से इस काम में लगे हैं और लगे रहेंगे। मतलब आपका कहना है केवल आंदोलन में आने का मकसद ये है कि आप बेरोजगार थे तो आप यहाँ आ गए? नहीं, आप बेरोजगार थे तो यहाँ आ गए? नहीं, मेरे सवाल सुनिए पहले। मतलब आपका कहना है कि आप बेरोजगार थे इसलिए यहाँ आ गए, बेरोजगार ना होते तो किसानों का साथ ना देते? नहीं, अगर मोदी जी ने कहा है ना कि अगर रोजगार इतने सभी लोगों को दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और मेन चीज़ है सभी जो बेरोजगार हैं, ये हमारे नौजवान साथी और हमारे जो हम किसान से जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी और सभी के पिताजी खेती करते हैं। हम चाहते हैं कि ये नौबत हमारे अगली पीढ़ी को न आए, इसलिए इससे अच्छा हमें कोई काम और नहीं मिल सकता। हम इसकी लड़ाई के लिए हम हर चीज़ें तैयार हैं। आपका क्या कहना है इन बिलों पर? ये कानून बन चुके हैं। ये बिल किसान के लिए बहुत ही दुखद बिल है और आगे चल के अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत किसानों को लगेगा कि चलो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आगे चल के ये बिल जो व्यापारी लेंगे जो भाव वो हमको देना पड़ेगा, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी कमियां क्या है ये जो कानून बने हैं? सबसे बड़ी कमी ये है सर कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने गौशाला बने हैं उनमें गौशालाओं में ना तो कोई चारा डलता है। कृषि मंत्री, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाइयों के नाम एक 8 पेज का पत्र जारी किया है। तो ये आप लोगों को मिला कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये पत्र आप तक पहुँचे, माननीय कृषि मंत्री जी का पत्र आप लोगों तक पहुँचे और इस पत्र में जो बातें उन्होंने कही हैं उसको आप लोग भी देखें, पढ़ें, समझें। हो सकता है कि जो भ्रम फैलाया गया है वो काफ़ी हद तक दूर हो। तो कुछ तो मेन बातें मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाकी ये मैं दे रहा हूँ। इसमें ये पत्र है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार का। इन्होंने संबोधन में लिखा है, किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र यह है। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके संपर्क में हूँ। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वो इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।
इसमें एक बात करेंगे, अच्छा इसमें एक झूठ और सच की भी एक बना टेबल। तो इसमें माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि जो भ्रम फैलाया गया वो क्या है, आगे सच क्या है। झूठ ये फैलाया गया कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, सच ये है कि एमएसपी सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। झूठ फैलाया गया कि एपीएमसी यानी मंडियां बंद की जा रही हैं, मंडियां कायम रहेंगी, मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं। अगला झूठ फैलाया गया किसानों की ज़मीन खतरे में है, जबकि सच्चाई ये है कि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि ज़मीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत ज़मीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा, केवल फसल का करार होगा। किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर ज़मीन हथिया सकते हैं, ये झूठ फैलाया गया। सच्चाई ये है परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की ज़मीन सुरक्षित है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है, ये भ्रम फैलाया गया। सच्चाई ये है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। अगला है किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। सच्चाई ये है किसानों को भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये भ्रम में फैलाया गया। सच्चाई ये है किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अगला है पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। सच्चाई ये है कि कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है, कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून भी बने हैं। एक भ्रम यह था कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशविरा चर्चा नहीं की गई। सच्चाई ये है कि 2 दशकों तक इस पर विचार विमर्श हुआ। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के नियम, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति और 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति, 2017 का मॉडल एक्ट और अंत में 2020 में संसद द्वारा इस कानून को मंजूरी दी गई। तो माननीय कृषि मंत्री का ये कहना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी विरोधियों द्वारा फैलाई गई जिससे किसान भाइयों में भ्रम पैदा हुआ कि ये कानून हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। इस पत्र के जरिए उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। मैं चाहूँगा कि इस पत्र को आप लोग पढ़ के और हम